हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है। आज हम लोग समाजशास्त्र का क्षेत्र अर्थात स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आखिर में समाजशास्त्र का क्षेत्र का निर्धारण जब समाजशास्त्री या समाज के विचारक जब कर रहे थे तो इन्होंने अपनी कौन कौन सी अवधारणाएं या अपने कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं, इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। इंकल्स की यदि बात करें तो इंकल्स ने कहा है कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। इंकल्स ऐसा कहते हैं कि समाजशास्त्र चूंकि परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, अर्थात एक ऐसा समाज जो कि निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है, तो उसका अध्ययन यदि समाजशास्त्र कर रहा है तो हम आखिर में उसकी सीमा का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। उसकी ना तो कोई सीमा का निर्धारण हो सकता है और ना ही उसके अध्ययन क्षेत्र को ही हम स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं। तो ये कथन इंकल्स का है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विचारकों का मत जो है वह दो भागों में विभाजित हुआ दिखाई देता है। पहला है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय। इसे फॉर्मल, स्पेशलिस्टिक या फिर पार्टिकुलरिस्टिक स्कूल भी कहा जाता है। दूसरा जो है वह है समन्वयात्मक संप्रदाय। इसे सिंथेटिक स्कूल भी कहते हैं और सिंथेटिक का अर्थ ही होता है कि जिसमें बहुत सारे चीजों का मिश्रण हो। स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय के आखिर में विचार कैसे थे, क्या क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वह हैं जासिमेल, और जासिमेल कहाँ से ताल्लुक रखते हैं तो यह जर्मनी से ताल्लुक रखते हैं। अन्य जो समर्थक हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के वह हैं टानीज, मैक्स वेबर, वीरकांत, बानविस, बोगल, रास, पार्क एवं बर्गिस आदि। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय में कौन कौन से विचारक आते हैं। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए, ऐसा स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो विचारक हैं वो मानते हैं कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए, यदि हमें इसको एक विशिष्ट विज्ञान बनाना है कि जिसकी अपनी खुद की अपने कुछ विशेष विशेषताएं हों, तो इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके बल्कि इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का, अर्थात इनके कौन कौन से स्वरूप देखने को मिलते हैं, हमें सिर्फ उनका अध्ययन करना चाहिए। अब यहाँ पर यदि हम जारसीमिल के विचारों को देखेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से ये विचारक सामाजिक संबंधों के स्वरूपों और इसकी जो अंतर वस्तु है इसको दो अलग अलग विभिन्न तत्व माने हैं। सिमिल का ऐसा मानना है कि जो स्वरूप होता है सामाजिक संबंधों का और जो अंतर वस्तु है यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे, इसको समझते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसमें 3 जार हैं, तीनों का आकार बिल्कुल एक जैसा है। इसी को इन्होंने स्वरूप कहा है, अर्थात इसका अपना खुद का रूप कैसा है, इसी को इन्होंने स्वरूप कहा है। इस स्वरूप को इन्होंने अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व या श्रम विभाजन आदि मानते हैं। अर्थात ये जो अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, श्रम विभाजन है, यही सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं। तथा जो अंतर वस्तु है वह क्या है,
इस स्वरूप के अंदर, इसके अंतर्गत आखिर में क्या क्या चीजें आती हैं, इसी को अंतर वस्तु कहते हैं। जैसे कि इन तीनों में अलग अलग चीजें रखी गई हैं, तो ये इसकी अंतर वस्तु हैं। अब सिमिल कहते हैं कि जो ये जार है, ये जार जो है और ये इसमें रखी हुई जो अंतर वस्तु है, यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन तीनों में अलग अलग चीजें रखी गई हैं, लेकिन क्या इससे जार को कुछ प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। अर्थात इसके अंदर क्या है, इससे जार अप्रभावित रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके अंदर आखिर में क्या क्या चीजें रखी गई हैं। अन्ना ही ये जो अंतर वस्तु है, अर्थात इसके अंदर क्या है, इसको इस जार से फर्क पड़ता है। अगर मान लेते हैं कि इसका हम शेप बदल के अगर कुछ इस तरीके का कर दें और यही जो अंतर वस्तु है वह इसके अंदर हम रख दें, तो क्या इन दोनों में कोई फर्क पड़ेगा या दोनों एक दूसरे से प्रभावित होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इसका अपना एक आकार है और इसमें रखी गई जो चीज है उसका अपना एक गुण है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इसका शेप बदल जाएगा तो इसके अपनी जो क्वालिटी है या इसके अपने जो गुण है वो उसमें भी परिवर्तन आएगा। सीमिल कहते हैं कि जब ये दोनों चूंकि अलग अलग तत्व हैं, तो हमें इसके अंदर जो अंतर वस्तु है उसका अध्ययन नहीं करना है, बल्कि ये जो स्वरूप है हमें सिर्फ इसके स्वरूप का अध्ययन करना है। अर्थात सिमिल कहते हैं कि जो ये अनुकरण है, सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है, प्रभुत्व है, श्रम विभाजन है, ये सभी जो सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं, हमें सिर्फ इनका अध्ययन करना है, ना कि इसकी अंतर वस्तु जो कि आर्थिक संघ है, राजनीतिक दल है, धार्मिक संघ है, इसका अध्ययन करना है। अब ये इसको हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि सामाजिक संबंधों का स्वरूप, अगर मान लेते हैं कि हम इसको जो स्वरूप दिया गया है, इसको ये सामाजिक संबंधों का स्वरूप है और इसको हम लोग मान लेते हैं कि प्रभुत्व है। ये मान लेते हैं कि प्रभुत्व है। अब यह जो प्रभुत्व है स्वरूप इसका, यह हमें, अगर इसको, इस जार को हम मान लेते हैं कि आर्थिक संघ है, इसको मान लेते हैं कि राजनीतिक दल है और इसको मान लेते हैं कि धार्मिक संघ है। अंतर वस्तु यही है ना, जो आर्थिक संघ है, राजनीतिक दल है या धार्मिक संघ है, तो इसी को इन्होंने अंतर वस्तु कहा है। और अंतर वस्तु कौन है? जो इन स्वरूप के अंदर पाया जाता है। तो जो ये अंदर है यही आर्थिक संघ, राजनीतिक दल और धार्मिक संघ है। अब इसको ये मान लेते हैं कि जैसे प्रभुत्व है, तो प्रभुत्व आर्थिक संघ में भी पाया जाता है। जो प्रभुत्व है, प्रभुत्व के अंतर्गत हमें आर्थिक संघ भी देखने को मिलेगा, राजनीतिक दल में भी प्रभुत्व के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और वहीं पर धार्मिक संघ में भी हमें ये देखने को मिलते हैं। अर्थात प्रभुत्व जो है यह सामाजिक संबंधों का स्वरूप है कि किस प्रकार से कोई अपना प्रभुत्व बनाए रखता है समाज में। एक दूसरे के बीच जो संबंध है, प्रभुत्व की भावना उसी से आती है, क्योंकि जब तक दो लोग या दो समूह या दो गुट न हो तब तक प्रभुत्व की भावना कहीं आएगी ही नहीं। उसमें कोई एक निम्न स्तर पे होगा और कोई दूसरा जो है वह उच्च स्तर पे होगा, तभी प्रभुत्व की भावना देखने को मिलेगी। तो ये जो प्रभुत्व सामाजिक संबंधों का स्वरूप है, यह हमें आर्थिक संघ में भी देखने को मिलेगा, राजनीतिक दल में भी मिलेगा और वहीं पे धार्मिक संघ में भी मिलेगा। तो सिमिल कहते हैं कि हमें इस आर्थिक संघ, राजनीतिक दल और धार्मिक संघ, इन सब का अध्ययन नहीं करना है, बल्कि हमें ये जो सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं, जो कि अनुकरण है, सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है, प्रभुत्व है, श्रम विभाजन है, इस टाइप के जो सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उनका अध्ययन करना है। अब यहाँ पर वीरकांत के कथन को देखते हैं। समाज शास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, ये वीरकांत का मानना है। वीरकांत कहते हैं कि जो समाज शास्त्र है
इसको अगर एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में हम देखें तो जो मानसिक संबंधों का स्वरूप है ये सिर्फ समाजशास्त्र को उसी का अध्ययन करना चाहिए। ये कैसे? जैसे कि यहाँ पे चित्र में एक परिवार है, इसमें ये पिता और पुत्र का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, पिता और पुत्री का संबंध है, माँ और पुत्र का संबंध है, वहीं पे माँ और पुत्री का संबंध है। वीरकांत कहते हैं कि हमें इन संबंधों का अध्ययन नहीं करना है, बल्कि आखिर में ये संबंध किस प्रकार से बने हैं, कैसे लोग एक दूसरे से इस परिवार में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक रिश्ते एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इनके लिए ये जो मानसिक संबंध हैं इनके स्वरूपों का अध्ययन हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत करना चाहिए। इसमें मानसिक संबंधों के स्वरूप कौन से होते हैं? जैसे कि प्रेम है, सम्मान है, समर्पण है, सहयोग है, घृणा है। ये सभी के सभी मानसिक संबंधों के स्वरूप हैं, क्योंकि एक परिवार में प्रेम भी पाया जाता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान भी होता है, समर्पण भी होता है, सहयोग भी होता है। कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिसमें घृणा भी पाई जाती है। तो वीरकांत कहते हैं कि हमें इनका अध्ययन करना है, ना कि ये जो संबंध है किस प्रकार से, कौन किससे संबंधित है, हमें उसका अध्ययन नहीं करना है। यहाँ पे वीरकांत का एक कथन है कि समाजशास्त्र मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है, जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं, कि आखिर में किस प्रकार से मनुष्य जो मन स्थिति के संबंध है, अर्थात जो मानसिक संबंध हैं, उनके किस प्रकार से बंधने की वजह से मनुष्य जो है एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। तो ये वीरकांत की अवधारणा रही है। अब यहाँ पर वानबीज का कथन देखते हैं कि आखिर में वानबीज क्या कहते हैं। वानबीज का मानना है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। यहाँ पर इन्होंने मानवीय संबंधों के स्वरूपों की बात कही है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। अर्थात इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र को सिर्फ मानवीय संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए। वानबीज और वीरकांत में एक अंतर ये पाई जाती है कि वानबीज जहाँ पर मानवीय संबंधों के स्वरूपों की बात करते हैं, वहीं पे वीरकांत जो हैं उन्होंने किसकी बात की है? उन्होंने मानसिक संबंधों के स्वरूपों की बात की है। अर्थात वह मानसिक स्तर पे बोलते हैं कि हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से लोग प्रेम से, आदर से या त्याग से, समर्पण से लोग एक दूसरे के प्रति जुड़े होते हैं, हमें उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। वानबीज ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख भी किया है और वानबीज ये भी कहते हैं कि समाजशास्त्र को सिर्फ सामाजिक संबंधों के जो 650 स्वरूप हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का अध्ययन करना चाहिए। मैक्स वेबर का कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है और सामाजिक क्रियाएं जब हम इसका जिक्र करते हैं तो मैक्स वेबर इसमें पहले नंबर पे आते हैं, क्योंकि ये पहले विचारक थे जिन्होंने सामाजिक क्रियाओं की बात एक व्यवस्थित तरीके से की थी। और सामाजिक क्रियाएं आखिर में क्या होती हैं? तो सामाजिक क्रियाएं सबसे पहले तो दो या दो से अधिक जब व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं, कोई उनके बीच में इंटरेक्शन होता है और वो भी अर्थपूर्ण होता है, अर्थात उसकी कुछ मीनिंग होती है। दूसरी बात यह है कि उस जब अंतःक्रिया या जो भी क्रिया होती है उसके द्वारा ए जो है वो बी को प्रभावित करेगा और बी जो है वो ए को भी प्रभावित करेगा, अर्थात ए और बी ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसी को हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। तो मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना भी जम के हुई थी और आखिर में किस तरीके से आलोचना की गई थी? तो
जो इसके विरोध में विचारक थे उनका ऐसा मानना था कि सामाजिक संबंधों के बहुत से ऐसे स्वरूप हैं, जैसे कि प्रभुत्व हुआ, सत्ता, शक्ति, दासता, इन सभी का अध्ययन कानून शास्त्र में भी काफी व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। तो यह नहीं कह सकते हैं कि समाज शास्त्र ही सिर्फ एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम सिर्फ सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, बल्कि कानून शास्त्र में भी इन सारे सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर इसी से संबंधित सोरोकिन का कथन है कि स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है, अतः समाज शास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है। अर्थात सिर्फ समाज शास्त्र यह नहीं कह सकता है कि सिर्फ मैं एक ऐसा इकलौता विषय हूँ जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। तो इन मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन अन्य दूसरे विषय में भी या अन्य दूसरे शास्त्रों में भी, जैसे कि कानून शास्त्र है, उसमें भी किया जाता है। कुछ चीजों का आप लोग देखेंगे, जैसे सत्ता है, शक्ति है, प्रभुत्व है, इन सब का राजनीति शास्त्र में भी अध्ययन किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ यह समाज शास्त्र दावा नहीं कर सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता हूँ। इस प्रकार से ये जो पहली पॉइंट है यह इसके विरोध में है। दूसरी पॉइंट जो है कि अंतर वस्तु और स्वरूप में भेद संभव नहीं है, इस बात को भी ये लोग इनकारते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब सीमिल कहते हैं कि स्वरूप जो होता है वह अलग होता है और अंतर वस्तु जो होती है यह अलग होती है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इसी को काटते हुए यहाँ पे कहा जाता है कि अंतर वस्तु और जो स्वरूप है इन दोनों में हम अंतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि समाज के किसी भी स्वरूप में यदि अंतर देखने को मिलता है या परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसके अंतर वस्तु में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अगर श्रम विभाजन को हमने एक सामाजिक संबंधों का स्वरूप मान लेते हैं, श्रम विभाजन को हमने एक स्वरूप मान लिया, अब हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि श्रम विभाजन में हम परिवर्तन कर लें? श्रम विभाजन में हमने परिवर्तन किया लेकिन आर्थिक संघ में परिवर्तन नहीं होगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन में यदि परिवर्तन होगा, श्रम विभाजन के स्वरूप में यदि परिवर्तन होगा तो आर्थिक संघ में भी परिवर्तन होना सुनिश्चित है। अर्थात अगर स्वरूप में परिवर्तन होगा तो अंतर वस्तु में भी परिवर्तन होना ही होना है, क्योंकि यह सिर्फ कोई निर्जीव वस्तुएं नहीं है बल्कि यह एक समाज है, और चूंकि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है तो जब अगर स्वरूप में अंतर आएगा या परिवर्तन आएगा तो उसके अंतर वस्तु में भी परिवर्तन हमें देखने को अवश्य मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कि समाजशास्त्र को एक पृथक एवं स्वतंत्र विज्ञान बनाना संभव नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र है उस प्रकार से हम समाजशास्त्र को भी एक पृथक एवं स्वतंत्र विज्ञान बना सकें, क्योंकि समाजशास्त्र जो होता है वह समग्र में समाज का विज्ञान है, और समाज में क्योंकि राजनीति भी आती है, अर्थव्यवस्था भी आती है, आपकी धर्म जो है वो भी आता है, शिक्षा आता है, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो कि समाज से ही संबंधित हैं। तो समाजशास्त्र जो है वह एक पृथक और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में नहीं उभर सकता है। पांचवा पॉइंट है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल सामाजिकरण का ही हम अध्ययन करेंगे, बल्कि इसमें असामाजिकरण के भी स्वरूप मौजूद होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सामाजिक संबंध जो है वह सिर्फ किसी एक ही स्वरूप का अध्ययन करेगा, बल्कि उसके दूसरे जो स्वरूप हैं जैसे कि असामाजिकरण है यह भी उसमें मौजूद है। अब यहाँ पर समन्वयात्मक संप्रदाय की बात करते हैं। तो समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक सोरोकिन को माना जाता है। अन्य जो समर्थक हैं इसमें दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग माने जाते हैं। यहाँ पर
2 पॉइंट निकल के आता है कि समन्वयात्मक संप्रदाय आखिर में किस बात का समर्थन करता है या इनका विचार क्या था। तो इन्होंने सबसे पहली बात कही है कि समाज की प्रकृति जो है वह जीवधारी के समान है। अर्थात जिस प्रकार से एक जीवधारी शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं और ये सारे अंग एक साथ मिलकर संतुलन की स्थिति में पूरे शरीर का संचालन करते हैं, उसी प्रकार से समाज में भी विभिन्न प्रकार के तत्व या विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, विभिन्न प्रकार के नियम, विभिन्न प्रकार की प्रथाएं, तमाम प्रकार की चीजें या तत्व या तथ्य पाए जाते हैं जो कि सभी मिलके समाज को एक स्वस्थ प्रकृति की तरह से आगे की तरफ अग्रसर करते रहते हैं। दूसरी पॉइंट ये कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है वह समाज का विज्ञान है। अर्थात इसमें हम कभी किसी विशिष्ट कैटेगरी को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि समाज में सारे तत्व समाज के समाहित होते हैं। अब यहाँ पर हाब हाउस के विचार देख लेते हैं। तो हाब हाउस ने कहा है कि समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। अर्थात समाज शास्त्र का क्या काम है, एक सबसे पहले तो यह एक सामान्य विज्ञान के रूप में माना जाएगा, ना कि विशिष्ट विज्ञान के रूप में। और इसका काम क्या है कि जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान हैं, जैसे कि राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है या फिर धर्मशास्त्र है, अलग तरीके के जितने सामाजिक विज्ञान हैं, इन सभी में किस प्रकार से संबंध पाया जाता है या उनमें किस प्रकार से संतुलन की स्थिति पाई जाती है या समन्वय की स्थिति पाई जाती है, किस प्रकार से सारे जो सामाजिक विज्ञान है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समाज शास्त्र को इसी के अध्ययन को करना है। आखिर में इन सभी विज्ञानों में किस प्रकार से संबंध स्थापित हुआ है, इसी के बारे में समाज शास्त्र का काम है कि यह इस चीज को जांचे परखे और उस पर अध्ययन करें। दुर्खिम ने कहा है कि समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। तो यह सामूहिक प्रतिनिधान जो है वह दुर्खिम का की टर्म है, या हम सभी को पता है। और सामूहिक प्रतिनिधान क्या होता है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात कि जो पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है या पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है, इसी को सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। जैसे कि टोटम जो होता है वह पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात एक टोटम के अगर जितने सदस्य हैं तो वह टोटम जो है उन सभी के लिए एक राय या आम सहमति की भावना रखता है। सामूहिक प्रतिनिधान की 2 विशेषताएं होती हैं। पहला तो ये कि ये सारे समाज में फैले होते हैं और व्यक्ति की शक्ति से ये ऊपर होते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के शक्ति से जो सामूहिक प्रतिनिधान होता है, चूंकि वो पूरे समाज को प्रतिनिधित्व करता है या पूरे समाज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होता है तथा यह पूरे समाज में फैला हुआ होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है। अर्थात उस समाज के सभी सदस्य जो हैं वह इस जो सामूहिक प्रतिनिधान होता है इससे प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पर सोरोकिन का हम लोग समझ लेते हैं विचार कि आखिर में सोरोकिन ने किस प्रकार से समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो समाज शास्त्र का कार्य इन्होंने बताया है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना है। तो समाज शास्त्र का आखिर में क्या कार्य है कि यह जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान हैं उनमें आपस में क्या संबंध है या उनमें सामान्य तत्व कौन से पाए जाते हैं, सभी जो सामाजिक विज्ञान है उनमें सामान्य तत्व कौन से पाए जाते हैं, इसका अध्ययन करना समाजशास्त्र का काम है। सोरोकिन ने इस बात को निम्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, जैसे कि यहाँ पर आर्थिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, धार्मिक संबंध है,
वैधानिक संबंध है और मनोरंजनात्मक संबंध है। आर्थिक संबंध में तुर्किन ऐसा मानते हैं कि ABCDEF ऐसे तत्व पाए जाते हैं। राजनीतिक संबंध में ABC और GHI तत्व पाए जाते हैं। वहीं पर धार्मिक में ABCJKL तत्व पाए जाते हैं। वैधानिक में ABCMNO तत्व पाए जाते हैं और फिर मनोरंजनात्मक संबंध में ABC और PQR तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो ABC तत्व है ये सभी में कॉमन पाया जा रहा है, अर्थात ये जो तत्व हैं समाज के, यह इस सारे जो संबंध हैं इन सभी में पाया जाता है। तो इन्हीं जो ये कॉमन है इन्हीं का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि बाकी जो है ये सब में भिन्न भिन्न है और इन सब का जो अध्ययन है वह उससे जुड़ी हुई संस्था करेगी। जैसे आर्थिक संस्था जो है वह DEF का करेगी, ABC का करे, साथ में DEF का भी वो करेगी, लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इन सभी के ABC जो कि सारे में कॉमन पाए जाते हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर सोरोकिन का एक कथन है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए, ना कि विशिष्ट होना चाहिए। इसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। सोरोकिन कहते हैं कि चूंकि ये समाज का शास्त्र है इसलिए इसका अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए और इसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। मैकाइवर एवं पेस का कथन है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। यह हम सभी जानते हैं कि मैकाइवर एवं पेस ने सामाजिक संबंधों को कितना प्रमुख माना है। तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि जो है वह सामाजिक संबंधों में है। इस कारण नहीं कि वे संबंध आर्थिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक हैं, बल्कि इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी हैं। अर्थात ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें सारे संबंध हमारे आर्थिक हैं, बल्कि इसमें कुछ ऐसे संबंध जो हैं वो सामाजिक भी पाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें इन सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करना चाहिए। अब यहाँ पर समन्वयात्मक संप्रदाय की भी उतनी ही आलोचना हुई। इसको समझते हैं कि इसकी आलोचना किस प्रकार से होती है। पहला पॉइंट है कि यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र विशेष जो विषय क्षेत्र है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि समाजशास्त्र को तो हमने एक सामान्य विज्ञान रख दिया, अर्थात इसमें हम कुछ भी अध्ययन करेंगे तो इसका अपना खुद का अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा कि आखिर में किस सीमा के अंदर हम समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे तो ऐसी स्थिति में किसी भी तथ्य का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अर्थात इसकी आलोचना इस रूप में भी होती है कि अगर हम सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे तो फिर ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि हम किसी सिर्फ एक तथ्य का गहनता से या पूर्णता हम उसको अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य आ जाएंगे जिसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग होगा तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित ही नहीं हो पाएगी। यह भी कहा जाता है कि यदि समाजशास्त्र सारे सामाजिक विज्ञानों का हम योग मान लें कि सारे सामाजिक विज्ञानों को मिला के और समाजशास्त्र बनता है तो फिर अपनी इसकी खुद की कोई जो पद्धति है कि आखिर में किस प्रकार से समाजशास्त्र में हम तथ्यों का अध्ययन करेंगे तो ये तो विकसित ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारा एक खिचड़ी जैसा हो जाएगा कि सारे सामाजिक विज्ञानों का गुण समाजशास्त्र के अंदर पाया जाएगा। अब यहाँ पर समाजशास्त्र को विशेष एवं सामान्य विज्ञान दोनों ही रूपों में एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने देखा और उन्होंने समाजशास्त्र की 6 विशेषताएं बताई हैं। इनका नाम है वीरस्टेट।
वीरस्ट्रीट ने समाजशास्त्र की 6 विशेषताएं बताई और ये 6 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से लगभग हर एग्जाम में कोई पॉइंट जो होता है वह अवश्य पूछ दिया जाता है कि प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि इसमें समाजशास्त्र की कौन सी विशेषता नहीं है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि वीरस्ट्रीट के द्वारा जो लक्षण बताए गए हैं समाजशास्त्र के, ये इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो ये 6 पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। पहला पॉइंट है कि सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो समाजशास्त्र है वह एक सामाजिक विज्ञान है, अर्थात समाज से संबंधित विज्ञान है, ना कि प्रकृति से संबंधित विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है। दूसरा पॉइंट है, यह वास्तविकता का अध्ययन करता है, ना कि आदर्शात्मकता का। तो ऐसा ये कहते हैं वीरस्टीन कि जो वास्तविकता हमें सामने समाज में दिखती है, यह सिर्फ इसी का अध्ययन करता है, ना कि इस प्रकार की कुछ फिलॉसफिकल जो बातें होती हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरीके का अध्ययन यह नहीं करता है, बल्कि समाज में हमें क्या वास्तविकता दिख रही है, सिर्फ यह उसी का अध्ययन करता है। तीसरा पॉइंट है कि यह विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान है। अर्थात समाज शास्त्र जो है वह समाज में क्या है, कौन सी घटना किस प्रकार से घट रही है, जैसे दिख रहा है, यह सिर्फ उसी का अध्ययन करता है, ना कि उसको हम किस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे, ये समाजशास्त्र का काम है। तो समाजशास्त्र इसका अध्ययन नहीं करता है कि अगर कोई भी तथ्य है या समाज में किस प्रकार से वह जुड़ा हुआ है, तो उसको हम व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे, उसका यह अध्ययन नहीं करता है, बल्कि वह क्या है, कैसे जुड़ा हुआ है, जैसे दिख रहा है, वह सिर्फ उसका अध्ययन करता है। जिस प्रकार से अगर मान लेते हैं कि भौतिकी है, तो भौतिकी जो है वह सिर्फ नियम बताता है कि आखिर में न्यूटन का नियम कौन सा है, या फिर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का नियम है वह कौन सा है। तो जो भौतिकी है वह सिर्फ और सिर्फ नियम को बताता है, ना कि वह यह बताता है कि हमें फ्रिज कैसे बनाना है, या फिर रेफ्रिजरेटर कैसे बनाना है, या फिर कंप्यूटर कैसे बनाना है। यह भौतिकी नहीं बताता है, बल्कि वह यह बताता है कि कौन कौन से नियम हैं और इनको प्रयोग करके, इनको उपयोग में ला के हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ये उसकी व्यावहारिकता है। लेकिन भौतिकी जो है वह सिर्फ और सिर्फ नियम बताता है। वहीं पर अगर रसायन शास्त्र की बात करें, तो रसायन में भी वह केमिकल के को किस प्रकार से दवाइयों में प्रयोग करना है वह नहीं बताता है, बल्कि वह किस प्रकार से किस रसायन का क्या कार्य है, क्या उसके लक्षण है, वह सिर्फ उसको बताता है। इसी प्रकार से समाज शास्त्र भी जो है वह सिर्फ समाज का अध्ययन करता है, ना कि वह उससे क्या रिजल्ट निकल रहा है और उसको हम किस प्रकार से व्यावहारिकता में प्रयोग करेंगे, या समाज के उपयोग में गरीबी हटाने के लिए किस प्रकार से हमें उसको प्रयोग करना है, या जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से प्रयोग करना है, यह समाजशास्त्र का काम नहीं है। समाजशास्त्र का काम है सिर्फ और सिर्फ नियमों को खोज करना जो कि समाज में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि यह अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है। अर्थात क्योंकि हम जानते हैं कि समाज शास्त्र जो है उसके अंतर्गत हम सामाजिक संबंधों के अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है, और यह समाज जो है वह संरचना इन व्यक्तियों से मिलकर बनती है। तो चूंकि ये जो संरचना होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान है। यहाँ पर वीरस्ट्रीट ने इसको क्लियर किया है कि समाजशास्त्र जो है वह एक सामान्य विज्ञान है, अर्थात वह चूंकि पूरे समाज का अध्ययन करता है, तो समाज में बहुत सारे तत्व आ जाते हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि यह समाज के सिर्फ किसी विशेष तत्व का या तथ्य का ही अध्ययन करता है, बल्कि यह एक
सामान्य अध्ययन करता है। इस प्रकार से समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान है। और छठा पॉइंट है कि यह तार्किक भी है, अर्थात हम जिन पे तर्क वितर्क कर सकते हैं। और दूसरा कि यह अनुभव सिद्ध भी है, अर्थात इसको हम अनुभवों के आधारित समझ सकते हैं, अनुभवों पे हम इसे समझ भी सकते हैं। तो यह तार्किक और अनुभव सिद्ध दोनों है। अब यहाँ पर बात हम करते हैं कि जिस प्रकार से सोरोकिन ने कहा कि हम इन सारे जो संबंध हैं, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैधानिक, मनोरंजनात्मक, ये सारे संबंध हैं, इसमें ये जो कॉमन पाया जाता है हम इसका अध्ययन करेंगे। वीरस्टीड ने इसको कहा है कि क्योंकि यह एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान है, तो इसलिए इसमें ये जो सारे, जैसे कि आर्थिक संबंध में ABC कॉमन पाया जा रहा है, ये सारे में वैधानिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक, इन सब में ABC जो कॉमन पाया जा रहा है, इन सभी को ही ये सामान्य कहते हैं। और कहते हैं कि इस ABC जो तथ्य हैं सामाजिक, इनका हमें अध्ययन करना है, अर्थात इन संबंधों का हमें अध्ययन करना है। बाकी जो ये हैं वो अलग से, जो उससे संबंधित जो फील्ड है उसमें इसका अध्ययन किया जाएगा। पर्टिकुलर जैसे कि अर्थव्यवस्था यदि है या अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें DEF का अध्ययन किया जाएगा। ABC का अध्ययन उसमें होगा, लेकिन DEF का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं करेंगे, बल्कि वह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। और ABC का जो अध्ययन है ये हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। तो इस प्रकार से वीरस्टीड ने कहा है कि जैसे कि जो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैधानिक और मनोरंजनात्मक सभी पक्षों में जो ABC तथ्य विद्यमान हैं या उपस्थित हैं, ये सभी सामाजिक कारक हैं। अर्थात इन्होंने कहा कि ये जितने कॉमन हमें दिख रहे हैं यह सभी सामाजिक कारक हैं। इसलिए चूंकि ये सामाजिक कारक हैं तो इन्हें हम सामान्य रूप से समाजशास्त्र में अध्ययन कर भी सकते हैं, क्योंकि ये समाज में ही उपस्थित हैं। और चूंकि समाजशास्त्र में समाज का ही अध्ययन किया जाता है तो ये हमें अध्ययन करना ही पड़ेगा। समाजशास्त्र इसी कारण से आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक घटनाओं का अध्ययन करता है, क्योंकि इसमें कुछ सामाजिक कारक भी पाए जाते हैं, ना कि वो अर्थ व्यवस्था का या राजनीतिक व्यवस्था का या धार्मिक व्यवस्था का इसका अध्ययन नहीं करना चाहता है, बल्कि जो अर्थव्यवस्था है या जो राजनीति शास्त्र है या धर्मशास्त्र है, इस टाइप के जो क्षेत्र हैं उनमें कुछ सामाजिक तत्व भी पाए जाते हैं और उनका अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि वीरस्टीड ने जो समाजशास्त्र की अवधारणा दी थी, उनका मानना था कि यह एक वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण करने वाला तथा तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों है। इस प्रकार से दोस्तों आज ये समाजशास्त्र का क्षेत्र टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसी कड़ी में आगे हम लोग समाजशास्त्र से संबंधित जो अन्य टॉपिक हैं, जैसे कि हम समाजशास्त्र के जो प्रकृति है, समाजशास्त्र का किस प्रकार से महत्व है, या भारत के परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र को हम कैसे देखते हैं, इन सारे टॉपिक पे हम लोग आने वाले अपने अगले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कुछ भी आप लोगों की क्वेरीज है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।